हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड दैट टॉपिक नेम इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब का अपन अच्छे तरीके से उसको खोल करके उसका पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं आज। तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे ताकि इस वीडियो की इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके। तो इसके लिए अपन तैयार है, सब तैयार है, रेडी हैं। तो देखिए आज आप डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं एनजी ट्यूब का। आपने प्रैक्टिकली पोर्शन डील करेंगे। अपन ने डील कर लिया था इसका थ्योरेटिकल पोर्शन, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में डील कर चुके हैं। तो अपन डेमोन्स्ट्रेशन जो कि आपका अति महत्वपूर्ण है, आपको कैसे देखकर पहचानना होता है कि एनजी कौन सी होती है, कलर कोडिंग क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग अपन छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं एनजी ट्यूब का। एनजी ट्यूब क्या होती है? एनजी ट्यूब एक ऐसी ट्यूब होती है जिसको कि नोज के थ्रू, एनजी ट्यूब का नाम होता है नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, जिसे एनजी ट्यूब या राइल्स ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। एनजी ट्यूब एक एनजी इंसर्शन एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें एनजी ट्यूब को आपकी नोज से होते हुए ईसोफेगस के थ्रू आपके स्टोमक तक उसको इंसर्ट करना होता है। एनजी ट्यूब के दो पर्पज होते हैं, या तो आप एनजी ट्यूब से या तो गैवेज देना चाहते हैं। गैवेज का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी तरीके से उसको फीडिंग देना चाहते हैं या उसको न्यूट्रिशनल प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, ऐसा पर्सन जो कि आपका ओरली लेने में या ओरल इनटेक करने में अगर अक्षम होता है या अनेबल होता है ओरली लेने में, तो उसको एक एनजी ट्यूब डाल करके ट्यूब के माध्यम से फीडिंग दी जाती है और उस फीडिंग को एनजी फीडिंग के नाम से जाना जाता है। तो एनजी ट्यूब और एनजी फीडिंग का मतलब दो तरीके से अपन एनजी का यूज कर सकते हैं। पहला होता है गैस्ट्रिक गैवेज, गैवेज, और गैवेज का मतलब जी, और जी का मतलब होता है गिव, तो मतलब देना। गैस्ट्रिक गैवेज, जी फॉर गैस्ट्रिक एंड जी फॉर गैवेज। गैवेज का मतलब होता है गिव, गिव मतलब देना। अगर हम बाहर से स्टोमक को कुछ दे रहे हैं तो उसे गैस्ट्रिक गैवेज के नाम से जाना जाएगा। जबकि दूसरा पर्पज होता है इसका गैस्ट्रिक लेवेज। गैस्ट्रिक लेवेज का मतलब होता है स्टोमक से अगर हम कुछ ले रहे हैं, जी फॉर देना। एंड इसको याद रखने का ट्रिक है कि गैस्ट्रिक गैवेज, गैवेज का मतलब जी और जी का मतलब गिव, गिव का मतलब देना। अगर अपन स्टोमक को बाहर से कोई भी न्यूट्रिशनल प्रोवाइड करवाते हैं एनजी ट्यूब की मदद से, उसे गैस्ट्रिक गैवेज के नाम से जानते हैं। अगर हम स्टोमक से अगर कुछ लेते हैं, जैसे मान लो कोई पॉइजनस केस है और पॉइजनस केस आता है आपके इमरजेंसी में, तो उसको एनजी ट्यूब डाल करके, जैसे मान लीजिए किसी पर्सन ने आपका कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस इंटेक कर लिया है, या किसी ने पॉइजनस ड्रग को इंजेक्शन कर लिया है, कोई ने पॉइजन ले लिया है, या फिर कोई ने एक्सेसिव अमाउंट में अगर किसी ड्रग का ओवरडोज हो गई है, तो उन सभी को जल्दी से जल्दी बॉडी से बाहर निकालने के लिए आप एनजी ट्यूब डाल करके उसको क्या करते हैं, उसमें एनएस डाल करके उसका लेवेज करते हैं, यानी कि वॉश आउट करते हैं स्टोमक को, ताकि ज्यादा से ज्यादा उसका वॉश हो सके। वो जो भी आपने सब्सटेंस लिया था वो जल्दी से जल्दी स्टोमक से बाहर आ जाए और उसका एब्जॉर्प्शन को कम किया जा सके। तो उसके लिए एक ट्यूब डालते हैं स्टोमक में, और स्टोमक में नोज के थ्रू जो ट्यूब डाली जाती है एनजी ट्यूब के नाम से जानते हैं। तो गैस्ट्रिक लेवेज का मतलब हो गया, अगर आप स्टोमक से कुछ ले रहे हैं, आपने स्टोमक से बाहर निकाला है, तो उसे गैस्ट्रिक लावास के नाम से जाना जाता है। ये आपका एनजी ट्यूब के पर्पज हो गए हैं दो, कि या तो आप गैस्ट्रिक फीडिंग देने के लिए यूज कर सकते हैं, या आप गैस्ट्रिक से कुछ लेना है, अगर गैस्ट्रिक कि वॉश आउट करना है गैस्ट्रम को या स्टोमक का वॉश आउट करने के लिए आप गैस्ट्रिक लावास यूज कर सकते हैं, जो कि दोनों ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है आपका या पर्पज होता है एनजी ट्यूब का। तो देखते हैं एनजी ट्यूब हो गई, इसके बाद में एनजी ट्यूब आपको कैसी दिखाई देती है। तो एनजी ट्यूब होती है कुछ इस तरीके से, आपने प्रैक्टिकल पोर्शन में डील करेंगे कि एनजी ट्यूब देखने में कैसी दिखाई देती है। अगर आपका कोई इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है और इमेज दिखा करके आपसे पूछा जाता है कि ये क्या है, तो आपको बताना होता है कि ये जो ट्यूब है उसे एनजी ट्यूब या राइल्स ट्यूब के नाम से जाना जाता है। गौर से देखिए इस ट्यूब को, ये ऐसी अगर कोई ट्यूब दिखाई जाती है जिसमें ऊपर में कैप हो, तो उसे ये कैप होती है इसकी, और इस कैप को आपको
बंद करके यानी क्लोज करके रखना होता है। जब भी अपन फीडिंग देते हैं, फीडिंग देने के बाद इसको कैप को क्लोज करके रखना होता है ताकि इसका रिगर्जिटेशन ना हो। तो रिगर्जिटेशन को प्रिवेंट करने के लिए कैप दी जाती है। इसमें कुछ इस तरीके की आपको ट्यूब देखने को मिलती है। इसमें भी आपकी एक रेडियो ओपेक लाइन होती है, ये जाकर के आपकी एक्सरे विजुअलाइजेशन में आपको इसका प्रॉपर इसके प्लेसमेंट में आपकी हेल्प करती है। इसलिए इसमें भी आपका एक रेडियो ओपेक लाइन आती है जो आपकी जब भी आप इसका इंसर्शन करोगे और उसका कंफर्मेशन करने के लिए आपको एक्सरे की जरूरत होती है। तो जो बेस्ट कंफर्मेशन होता है ईटी का हो चाहे आपके एनजी ट्यूब का हो, बेस्ट कंफर्मेशन आप एक्सरे कोई एग्जाम में पूछा जाएगा कि विच इज द बेस्ट प्लेसमेंट कंफर्मेटरी प्लेसमेंट ऑफ द एनजी ट्यूब, तो एक्सरे उसमें आंसर करना होता है। वैसे आप एनजी ट्यूब का जो प्लेसमेंट होता है उसको 4 टाइप से चेक कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट की बात पूछी जाए और जब भी अगर बेस्ट की बात आती है तो आपको एक्सरे या कंफर्मेशन की बात आती है तो आपको एक्सरे ही आंसर करना होता है। तो कुछ इस तरीके से आपकी एनजी ट्यूब दिखाई देती है। ऊपर से यहाँ पर कैप होती है, नीचे से आपको ध्यान रखना है एनजी ट्यूब और आपका जो कैथेटर होता है सक्शन कैथेटर, कुछ दोनों ही एक तरीके से दिखाई देते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर आपको खुला दिखता है, इसमें कैप नहीं होती है, तो इस तरीके से कुछ आपको अगर दिखाई देता है तो ये सक्शन कैथेटर, जो कि आने वाले वीडियो में मैं उसके बारे में भी आपको अच्छी तरीके से डील करवा दूंगा। लेकिन अभी आप थोड़ा सा एक सुपरफिशियल समझने के लिए इनके बीच का डिफरेंस समझना है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जो भी आपका सक्शन कैथेटर होता है उसके ऊपर कभी भी इसमें कैपिंग नहीं होती है, बिना कैप वाला होता है। अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई देता है तो सक्शन कैथेटर का जो टिप होगा ऐसे दिखाई देगा, कैपिंग नहीं होती है। और जो दूसरा मेजर डिफरेंस होता है सक्शन कैथेटर और एनजी ट्यूब में, वो ये होता है कि जो आपका जो एनजी ट्यूब होता है वो जो जिसका जो एंड पोर्शन होता है वो आपका क्लोज होता है और उसके साइड में थोड़ा ऊपर इसमें पोर पाए जाते हैं। ये देखिए इसमें ये आपका जो लास्ट पोर्शन है एंड पोर्शन होता है ये आपका क्लोज होता है, लेकिन इससे ऊपर में कुछ यहाँ पर पोर पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा था ईटी ट्यूब में मर्फी आई थी, वैसे ही इसमें कुछ 3-4 आपको पोर नजर आएंगे। तो इन पोर की मदद से आप एनजी ट्यूब में फीडिंग देते हैं और एनजी फीडिंग आपकी जब भी आप फीडिंग दोगे वो इधर से आपकी स्टोमक में चली जाती है। लेकिन आगे से ध्यान रखना है, आगे से ये होती है वो क्लोज होती है, इसका टिप होता है वो हमेशा क्लोज होगा एनजी का। लेकिन सक्शन कैथेटर में 2 मेजर डिफरेंस है। एक तो पहला इसमें कैप नहीं होती है, सक्शन कैथेटर हमेशा ओपन होता है। और दूसरा इसमें जो मेजर डिफरेंस होता है कि सक्शन कैथेटर में बीच ट्यूब में कोई भी आपका पोर नहीं होता है, लेकिन जो आपकी टिप होती है सक्शन कैथेटर की जो टिप होती है वो हमेशा ओपन देखने को मिलती है। तो ये 2 मेजर डिफरेंस होते हैं सक्शन कैथेटर और एनजी ट्यूब में। तो ये अगर आपको ट्यूब दिखा करके पूछ लिया जाए कि ये जो ट्यूब है वो कौन सी ट्यूब है, तो आपको एनजी ट्यूब देना है। आगे के वीडियो में अपन फर्दर डिस्कशन करेंगे कि आपके कैथेटर कौन से होते हैं या उनका क्या कलर कोडिंग होती है। जो कैथेटर की कलर कोडिंग और आपकी एनजी ट्यूब की जो कलर कोडिंग होती है बहुत की यार दोनों की सेम होती है, तो उसमें कलर कोडिंग का कोई डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन दोनों में जो डिफरेंस बताया वो एक कैप का होता है और दूसरा टिप का होता है कि टिप इसमें एनजी की टिप हमेशा क्लोज रहती है, जबकि सक्शन कैथेटर की टिप होती है वो ओपन टिप होती है। लेकिन कैप होती है सक्शन कैथेटर में नहीं पाई जाती है और एनजी ट्यूब में कैप मिलती है ताकि वो आपके रिगर्जिटेशन को प्रिवेंट कर सके। तो इसके लिए कैप होगी। यह आपकी एनजी ट्यूब आपने अच्छे से इसको समझ लिया। अब इसके प्लेसमेंट को भी अपन प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके देख लेते हैं कि जब भी आप एनजी ट्यूब का प्लेसमेंट करते हैं या एनजी ट्यूब इंसर्शन करते हैं तो मेजरमेंट किया जाता है। और एनजी ट्यूब का मेजरमेंट अगर मैं बात करूं एनजी ट्यूब के मेजरमेंट की, तो एनजी ट्यूब का जो मेजरमेंट होगा वो आपका टिप ऑफ नोज से लेकर के टू ईयर लॉब तक एंड ईयर लॉब टू जीफोइड स्टर्नम,
इसको जिसको नेक्स के नाम से भी जाना जाता है। देखिए कि मेजरमेंट होता है नोज, अब मेजरमेंट होगा। अब आपको प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट करके दिखाते हैं। आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। नॉर्सेट 2022 के भी पेपर में अभी फर्स्ट शिफ्ट में आया था कि एनजी ट्यूब का प्लेसमेंट आप कैसे करेंगे। तो एनजी ट्यूब के प्लेसमेंट में आपको मेजरमेंट का बात था कि मेजरमेंट आपको कैसे करना होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका अभी के हाल ही नॉर्सेट 2022 में पूछा गया है। तो इसके लिए आपको टिप ऑफ नोज यानी नोज की टिप से लेकर के आपको ईयर लोब तक जाना है। ईयर लोब से वापस से आपको जीफोइड स्टर्नम जो कि स्टर्नम का जो निचला वाला हिस्सा होता है, लास्ट पोर्शन होता है, ऊपर वाला यहाँ पर मेन्यूब्रियम है, बीच वाला पार्ट को बॉडी कहते हैं और जो नीचे वाला लास्ट पोर्शन होता है जीफोइड के नाम से जाना जाता है। तो टिप ऑफ नोज टू ईयर लोब एंड ईयर लोब टू जीफोइड प्रोसेस, ये यहां तक इसका एनजी ट्यूब का मेजरमेंट होता है। तो ये आपका मेजरमेंट हो गया। अब प्रैक्टिकली देखिए, आपको जब भी एनजी ट्यूब का इंसर्शन करना है तो उसको आपको टिप ऑफ नोज, ये नोज की टिप से लेकर के आपका ईयर लोब और ईयर लोब तक जाना है। ईयर लोब से यहां तक आपकी मार्किंग हो गई। तो ईयर लोब टू जीफोइड, ईयर लोब से लेकर के जीफोइड तक। माना कि अगर मैं मेरे ही मान लीजिए थोड़ी देर में पेशेंट हूं, तो मैं अगर पेशेंट हूं तो इसमें मेरा जो मेजरमेंट किया जाएगा एनजी ट्यूब के प्लेसमेंट के लिए वो नोज, टिप ऑफ नोज टू ईयर लोब, टिप ऑफ नोज टू ईयर लोब एंड ईयर लोब टू जीफोइड प्रोसेस। ये जीफोइड प्रोसेस तक आपका अगर मेरे अंदर ये ट्यूब डालनी है तो कुछ यहां तक आपको ट्यूब का इंसर्शन करना होगा, जो कि 45 सेंटीमीटर के समथिंग आपकी ट्यूब इंसर्ट करनी होती है। तो मेनली जो क्वेश्चन आता है कि आपका अगर नॉर्मली आपको एडल्ट में अगर आपको ट्यूब का इंसर्शन करना है और अगर बिना मेजरमेंट के अगर ट्यूब का इंसर्शन करते हैं तो कहां तक कौन सी ट्यूब जाती है, उसका भी एक रिव्यू देख लीजिए। अगर आपने 40 सेंटीमीटर ट्यूब का इंसर्शन किया है तो यह आपकी गैस्ट्रियम तक जाएगी यानी स्टोमक तक जाएगी आपके। लेकिन अगर आपने 50 सेंटीमीटर का ट्यूब इंसर्शन किया है तो ये आपके ड्यूडोनम तक जाती है। और 60 सेंटीमीटर ट्यूब का इंसर्शन करते हैं तो ये आपके जेजुनम तक पहुंच जाती है। तो ये कुछ आपका मेजरमेंट होता है ट्यूब का। तो आपने इसका मेजरमेंट देख लिया है। इसके बाद में आपको ट्यूब, ये अब ट्यूब के दौरान आपको जब भी आप ट्यूब का इंसर्शन करते हैं तो ट्यूब के दौरान एक महत्वपूर्ण आता है कि आप उसको पोजीशन कौन सी दोगे। जब भी ट्यूब का इंसर्शन करते हैं तो पोजीशन होती है वो बेस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन आती है। और इंपॉर्टेंट पोजीशन में आप देखते हैं कि कौन सी पोजीशन दोगे। तो पोजीशन की मैं बात करूं, पोजीशन, तो पोजीशन में आपको हाई फाउलर पोजीशन देनी होती है, यानी कि 90 डिग्री एंगल पे आपको बेड का जो हेड होता है यानी हेड ऑफ द बेड होता है 90 डिग्री पर, 90 डिग्री एलिवेटेड करके रखना है। हेड ऑफ बेड होता है उसको आपको 90 डिग्री तक एलिवेटेड करके रखना है। हाई फाउलर पोजीशन देनी है। और जब ये ट्यूब आपकी पास होती है तो उसको आपको फ्लेक्शन ऑफ हेड का फ्लेक्शन करवाना होता है। एंड जब भी ट्यूब पास करेंगे तो उसको सिप्स ऑफ वाटर दिया जाता है ताकि वो आसानी से या इजी वे में आपके सिप्स के साथ में वाटर के साथ आपकी ईसोफेगस में एंट्री कर जाती है और उससे इजी वे में आपका ट्यूब होती है वो चली जाती है। अब इसके बाद में आता है कि ट्यूब का इंसर्शन करने के लिए आपने हाई फाउलर पोजीशन दे दी है। तो अब आपको जब भी आप एनजी ट्यूब का इंसर्शन करते हैं तो मोस्ट कॉमनली जो प्रीफरेबल साइट होती है वो आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल होता है। और लेफ्ट नोस्ट्रिल को आपको मेनली चूज करना होता है
क्योंकि लेफ्ट नोस्ट्रिल होता है वो राइट नोस्ट्रिल्स की बजाय आपका मोर जो स्ट्रेट होता है और इजी वे में आपकी जो एनजी ट्यूब होती है वो लेफ्ट नोस्ट्रिल से इजी वे में आपका पास हो जाती है। तो आपको मेनली नैप लेफ्ट नोस्ट्रिल्स को यूज करना होता है एनजी ट्यूब के इंसर्शन के लिए। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने ये पोजीशन दे दी है, उसके बाद में लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है और लुब्रिकेशन में आपको 3 से लेकर के 4 इंच ट्यूब को लुब्रिकेट करना होता है। लुब्रिकेशन का जो पर्पज होता है वो ये होता है कि ये ट्यूब होती है वो फर्स्ट तो आपने लुब्रिकेट कर दिया। लुब्रिकेशन के लिए आपको ऑयल सोल्यूबल जेली कभी भी यूज नहीं करनी होती है, हमेशा वाटर सोल्यूबल जेली का यूज किया जाता है। अगर आपने ऑयल सोल्यूबल जेली यूज की है तो ऑयल सोल्यूबल जेली अगर आपके मान लो बाय द वे अगर ये लंग्स में चली जाती है तो वो जाकर के आपके निमोनिया कॉज कर सकती है। इसलिए हमेशा आपको वाटर सोल्यूबल जेली यूज करनी होती है ताकि वो वहां जाकर के रिजॉल्व हो सकती है। अगर बाय द वे लंग्स में चली जाए तो उसका कोई आपको साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशन देखने को ना मिले, इसीलिए वाटर सोल्यूबल जेली यूज करते हैं। अब लुब्रिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है कि जब भी अपन ट्यूब को लुब्रिकेट करते हैं तो वो जाकर के आपके लिग्नोकेन जेली यूज करेंगे तो वो आपकी जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं पहला तो उसको लुब्रिकेट कर देती है ताकि आपके फ्रिक्शन नहीं होगा तो वहां पर क्या होगा आपकी जो डैमेज होता है उसके चांसेस को कम कर देती है, यानी कि जो नेजल म्यूकोसा होती है उसके डैमेज के चांसेस को कम कर देती है। और दूसरा वहां पर आपका एनेस्थेटिक इफेक्ट भी कॉज करती है, उसकी वजह से आपका पेन वगैरह नहीं होता है, स्टिमुलेशन नहीं आता है। तो यह आपका लुब्रिकेशन का इंपॉर्टेंट पर्पज हो गया। अब आपने लुब्रिकेट करके ट्यूब को डाल दिया है और ट्यूब को डालने के बाद में उसका प्लेसमेंट की बारी आती है। तो हमेशा प्लेसमेंट में क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि जो कंफर्मेटिव प्लेसमेंट होता है वो किससे किया जाएगा। तो प्लेसमेंट ऑफ द एनजी ट्यूब की बात करूं कि एनजी ट्यूब का प्लेसमेंट तो कंफर्मेटिव होता है, एक्सरे होगा। 4 तरीके से इसका कंफर्मेशन या प्लेसमेंट को कंफर्मेशन का पता कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट पूछा जाता है कंफर्मेटरी पूछा जाता है, एक्सरे को हमेशा आपको आंसर देना होता है क्योंकि इसमें जो रेडियो ओपेक लाइन थी वो एक्सरे में विजुअलाइज होती है और आसानी से ये आपके स्टोमक में ये लाइन देख करके आप पता लगा सकते हैं कि जो ट्यूब थी वो आपकी स्टोमक में चली गई है। दूसरे नंबर में मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो आप इसका एसिडिक पीएच आपको क्या करना होता है कि वहां से एनजी ट्यूब से एस्पिरेट करना होता है और एस्पिरेट करके एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पिरेट करके और उसका पीएच चेक करेंगे। अगर पीएच 4 से कम आता है तो हाईली एसिडिक है और ये इंडिकेट करता है हाईली अगर एसिडिक है तो इंडिकेट करेगा कि वो जो ट्यूब है वो आपकी स्टमक में है। तो अगर पीएच 4 से कम आता है तो इंडिकेट करता है कि आपकी जो ट्यूब थी वो आपकी स्टोमक में है। तीसरे नंबर पे जो आता है और तीसरे नंबर का जो होगा वो उसमें आप बबलिंग देखेंगे। बाउल में आपको ट्यूब को बाउल में डालना होता है और बबलिंग देखते हैं। अगर बबलिंग एब्सेंट है तो मतलब है कि आपका जो ट्यूब है वो आपकी स्टोमक में है और अगर बबलिंग प्रेजेंट होती है तो ये आपके रॉन्ग प्लेसमेंट को दिखाती है, यानी कि ट्यूब है वो आपकी लंग्स में चली गई है, उसको वापस से निकालना होता है। और चौथे नंबर पे जो आता है लास्ट आपका कि आपको इन्फ्यूज करना होता है, इन्फ्यूज करेंगे 10 ml एयर आपको सिरिंज के माध्यम से 10 ml एयर को इन्फ्यूज किया जाता है और जब एयर इन्फ्यूज करेंगे तो पूछा जाता है कि कौन सा साउंड आता है तो वूस साउंड आपको सुनाई देता है, वूस साउंड आएगा। जब भी आप 10 ml एयर का इन्फ्यूजन करते हैं या इन्फ्यूज करते हैं सिरिंज के माध्यम से आपको ट्यूब में 10 ml को प्रेशरली पुश किया जाता है और आपको फिर ऑस्कल्टेट करते हैं। अगर स्टोमक में आपको ऑस्कल्टेशन सुनाई देता है इन्फ्यूजन के दौरान तो बताती है कि यह आपका राइट प्लेसमेंट है, आपकी ट्यूब है वो स्टोमक में है।
तो ये 4 तरीके से आप इसके प्लेसमेंट को चेक कर सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन की बात आएगी तो हमेशा आंसर आपका एक्स-रे ही जाएगा। तो ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना होता है। अब एक बात आती है कि जब भी आप एनजी ट्यूब का इंसर्शन करोगे और एनजी ट्यूब के इंसर्शन के दौरान अगर कफिंग आती है, एनजी ट्यूब के इंसर्शन के दौरान अगर आपको कफिंग आने लगती है तो आपको क्या करना है, तो उसको पुल बैक करना होता है थोड़ा सा। अगर कफिंग होती है या चोकिंग होती है तो उसको ट्यूब को थोड़ा सा पुल बैक करना है, पूरी ट्यूब को नहीं निकालनी है, थोड़ा सा वेट करना है जब तक कि आपकी कफिंग और चोकिंग है वो सबसाइड नहीं हो जाती और वापस से आपको ट्यूब को इंसर्ट करना होता है। तो ये पूरी प्रोसीजर थी, इसके माध्यम से आप ट्यूब को इंसर्शन कर सकते हैं, ट्यूब के माध्यम से आप इसको फीडिंग दे सकते हैं। तो ये आपकी जो ट्यूब हो गई। अब ट्यूब की साइज देख लेते हैं। वैसे अपन ने पूरा डील किया हुआ है, अगर अच्छे से आपको देखना है तो एंडोट्रेकल या आपका जो एनजी ट्यूब इंसर्शन था वो वाला वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक इजी वे में डील किया जा रहा है आपका प्रैक्टिकल पोर्शन। तो साइज की बात करें तो अगर 4 से लेकर के 10 फ्रेंच की साइज यूज करते हैं, वो करते हैं आपके इन्फेंट में 4 से लेकर के 10 फ्रेंच की साइज यूज करेंगे, 10 से लेकर के 14 फ्रेंच की साइज अपन यूज करते हैं चिल्ड्रंस में, और 16 से 22 फ्रेंच की साइज होती है। 16 यानी 16 से 22 फ्रेंच की साइज की बात करूं तो ये अडल्ट में अपन यूज करेंगे। तो देखिए कि 4 से लेकर के 10 फ्रेंच की साइज होती है, इन्फेंट में यूज करते हैं, 10 से 14 फ्रेंच की साइज चिल्ड्रन में यूज करेंगे, और 16 से 22 फ्रेंच की साइज को अडल्ट में यूज किया जाता है। तो ये आपके साइज हो गई है। अब जो ट्यूब होती है, ट्यूब बहुत से टाइप की होती है, और ट्यूब होती है इसमें जो फर्स्ट ट्यूब आती है एनजी ट्यूब, और एनजी ट्यूब होती है 2 टाइप की होती है। टाइप्स टाइप्स की बात करूं तो जो ट्यूब होती है वो दो टाइप की होती है, एनजी ट्यूब, लेविन ट्यूब एंड सालेमसम ट्यूब। लेविन ट्यूब होती है, और दूसरी होती है वो सालेमसम ट्यूब। लेविन ट्यूब होती है सिंगल ल्यूमन ट्यूब होती है, और सालेम संप होती है डबल लूमन ट्यूब होती है। ये आपकी जो एनजी ट्यूब के टाइप्स में आते हैं कि सालेम लेवन ट्यूब एंड सालेम सम ट्यूब। लेवन ट्यूब होती है वो आपकी होती है सिंगल ल्यूमन ट्यूब होती है, जबकि सालेम सम ट्यूब होती है डबल ल्यूमन ट्यूब होती है। इंटेस्टाइनल, इसके बाद में आती है इंटेस्टाइनल ट्यूब और इंटेस्टाइनल ट्यूब होती है, ये आपकी 3 ट्यूब होती है। कैंटर ट्यूब, फर्स्ट वन इज कैंटर ट्यूब। दूसरे नंबर पे आती है हैरिस ट्यूब, कैंटर ट्यूब, हैरिस ट्यूब एंड मिलर एबॉट ट्यूब। कैंटर ट्यूब, हैरिस ट्यूब एंड मिलर एबॉट ट्यूब। जो कैंटर ट्यूब होती है वो आपकी सिंगल ल्यूमन होती है, कैंटर ट्यूब होगी ये सिंगल ल्यूमन ट्यूब होती है। हैरिस ट्यूब होती है, ये भी आपकी सिंगल ल्यूमन है, यानी कि जो दोनों ट्यूब होती है कैंटर ट्यूब और हैरिस ट्यूब, ये दोनों सिंगल ल्यूमन ट्यूब होती है। जबकि आपकी मिलर एबॉट ट्यूब होती है, ये आपका डबल ल्यूमन मिलर एबॉट ट्यूब होती है, डबल ल्यूमन ट्यूब होती है। जबकि कैंटर ट्यूब और हैरिस ट्यूब होती है, ये दोनों होती है वो आपकी सिंगल ल्यूमन ट्यूब होती है। जो कैंटर ट्यूब होती है वो आपकी कैंटर ट्यूब होती है लॉन्ग होती है, जबकि हैरिस ट्यूब होती है वो शॉर्ट ट्यूब होती है। यानी कि इंटेस्टाइनल ट्यूब में 2 टाइप की ट्यूब आती है। पहले ही आप फर्स्ट नंबर पे कैंटर ट्यूब एंड हैरिस ट्यूब, ये सिंगल ल्यूमन ट्यूब होती है। कैंटर ट्यूब होती है लॉन्ग ट्यूब होती है, जबकि हैरिस ट्यूब होती है शॉर्ट ट्यूब होती है। मिलर एबॉट ट्यूब होती है डबल ल्यूमन ट्यूब होती है। थर्ड नंबर पे जो ट्यूब आती है, और थर्ड नंबर की ट्यूब है ईसोफेजियल ट्यूब। ईसोफेजियल ट्यूब, और ईसोफेजियल ट्यूब को मेनली यूज किया जाता है आपके इंटरेस्ट, जो आपकी ईसोफेजियल ब्लीडिंग होती है, ईसोफेजियल वेरिसिस होती है, उसकी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए ईसोफेजियल ट्यूब का यूज किया जाता है। ईसोफेजियल ट्यूब में 2 टाइप की ट्यूब आती है, सेंगस टेकन ब्लैकमोर ट्यूब, सेंगस टेकन ब्लैक मोरे ट्यूब, सेंगस टेकन ब्लैक मोरे ट्यूब
जो कि ट्रिपल ल्यूमन ट्यूब होती है। और दूसरे नंबर पे आती है माइनेसोटा। माइनेसोटा ये आपकी 4 लूमन ट्यूब होती है। अब देखिए ट्रिपल ल्यूमन ट्यूब जो इसोफेजियल ट्यूब होती है आपकी दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी सिंगल स्टेक एंड ब्लैकमोर ट्यूब, इसमें तीन ट्रिपल ल्यूमन होता है, जबकि माइनेसोटा होता है 4 ल्यूमन ट्यूब होती है। अब सिंगल स्टेक एंड ब्लैकमोर ट्यूब में तीन पोर्ट कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका इसोफेजियल गैस इसोफेजियल गैस्ट्रिक बलून, एक फर्स्ट वन होता है आपका गैस्ट्रिक बलून, सेकंड होता है गैस्ट्रिक एस्पिरेशन पोर्ट एंड तीसरे नंबर पे आता है वो इसोफेजियल बलून। इसोफेजियल बलून होगा इसमें एक गैस्ट्रिक बलून होगा और एक गैस्ट्रिक एस्पिरेशन पोर्ट होता है, तीन पोर्ट होते हैं। जबकि माइनेसोटा होती है उसमें चार पोर्ट पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक बलून होता है, गैस्ट्रिक एस्पिरेशन पोर्ट होता है, इसोफेजियल बलून होता है एंड इसोफेजियल एस्पिरेशन पोर्ट इसमें अलग से एडिशनल पाया जाता है सिंगल स्टेक एंड ब्लैकमोर की ट्यूब की बजाय। जब भी आप सिंगल स्टेक एंड ब्लैकमोर या माइनेसोटा ट्यूब यूज करते हैं तो हमेशा बेड साइड आपको सीजर अवेलेबल होनी चाहिए। जब भी इस ट्यूब का यूज करते हैं तो ऑलवेज बेड साइड आपको सीजर रखना है, क्योंकि जब भी अगर आपको रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होती है, रेस्पिरेशन में कोई भी डिफिकल्टी आएगी या रेस्पिरेटरी में कोई भी दिक्कत आती है तो तुरंत से आपको इसको काट करके उसको डिफ्लेट करके ट्यूब को बाहर निकालना होता है। तो हमेशा बेड साइड में सीजर होनी चाहिए। मान लीजिए कि मैंने एयरवे में आपके ईसोफेगस में आपकी डाल दी है आपकी सिंगल स्टेक एंड ब्लैकमोर ट्यूब, और अगर पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है तो तुरंत ये तो है नहीं कि उसके तीन पोर्ट है और तीन पोर्ट से आपको एयर निकालने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तब तक पर्सन होगा या पेशेंट होगा वो भगवान को प्यारा हो जाएगा। और इसी को रोकने के लिए हमेशा आपके बेड साइड में आपके सीजर होनी चाहिए, ताकि जब भी अगर ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम होती है तो तुरंत से आपको उसको बीच से कट डाउन करके उसके जो भी बैलून होते हैं वो तुरंत आपके डिप्लेट हो जाएंगे और उसको तुरंत निकालना होता है। तो बेड साइड में हमेशा आपके सीजर अवेलेबल होनी चाहिए। और जो लास्ट ट्यूब होती है वो होती है आपकी लावास ट्यूब। लावास ट्यूब में लिवेक्यूएटर, लावास ट्यूब और लावास ट्यूब होती है लिवेक्यूएटर ट्यूब। लिवेक्यूएटर ट्यूब होती है डबल ल्यूमन ट्यूब होती है। लिवेक्यूएटर ट्यूब होगी वो आपकी डबल ल्यूमन ट्यूब होती है। और सेकंड नंबर पे आती है आपकी इवाल्स ट्यूब। इवाल्स ट्यूब होगी वो सिंगल ल्यूमन ट्यूब होगी। अब देखिए लिवेक्यूएटर ट्यूब होती है डबल ल्यूमन होती है, जबकि आपकी इवाल्स ट्यूब होगी, इवाल्स ट्यूब होती है वो सिंगल ल्यूमन ट्यूब होती है। अब ये चार तरह की आपने ट्यूब पढ़ ली है, तो ट्यूब पढ़ने के ये अलग 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 टाइप की ट्यूब होती है। अगर पूछा जाता है कि एनजी ट्यूब कौन कौन सी होती है, तो एनजी ट्यूब होती है वो आपने अभी देख लिया है कौन कौन सी होती है। चारों ट्यूबों के बारे में आपने डिस्क्रिप्शन से पढ़ लिया है कि जो लेविन ट्यूब होती है, सालेम चंप ट्यूब होती है, या आपकी लेविन ट्यूब होगी, एनजी ट्यूब होगी, सिंगल ल्यूमन होगी, सालेम चंप होती है, डबल ल्यूमन ट्यूब होती है। उसके बाद में आती है आपकी इंटेस्टाइनल ट्यूब। इंटेस्टाइनल में कैंटर ट्यूब और हैरिस ट्यूब ये दोनों ही क्या होती है? सिंगल ल्यूमन होती है। मिलर एबर्ट होती है डबल ल्यूमन होती है। कैंटर ट्यूब होती है लॉन्ग होती है, जबकि हैरिस ट्यूब होती है वो शॉर्ट होती है। मिलर एबर्ट होती है डबल ल्यूमन होती है, ये दोनों सिंगल ल्यूमन होती है। हैरिस और आपकी कैंटर ट्यूब होती है सिंगल ल्यूमन होती है। उसके बाद में इसोफेजियल ट्यूब आती है। इसोफेजियल ट्यूब में सिंगल स्टेक ब्लैकमोर होती है, ट्रिपल ल्यूमन ट्यूब होती है, जबकि आपकी माइनेसोटा ट्यूब होती है वो 4 ल्यूमन ट्यूब होती है। लेवेस ट्यूब में लिवेक्यूएटर ट्यूब होगी, डबल ल्यूमन ट्यूब होगी, इवाल्स ट्यूब होती है, ये सिंगल ल्यूमन ट्यूब पाई जाती है। तो इस तरीके से आपने पूरी तरीके से आपने डेमोस्ट्रेट कर लिया है इसका। अब लास्ट टॉपिक बताता है कि जब भी आप अगर एनजी फीडिंग देते हैं तो एनजी फीडिंग या एनजी मेडिकेशन देते हैं तो उसके दौरान आपको क्या करना होता है कि जब भी आप मेडिसिन इंसर्ट करते हैं तो उसको बाद में आपको एनजी ट्यूब को फ्लश करना होता है। और एनजी ट्यूब को फ्लश करेंगे 20 से 30 ml या 30 से लेकर के 50 ml एनएस या वाटर से उसको मेनली फ्लश किया जाता है। और जब भी आप एनजी ट्यूब फीडिंग देते हैं, एनजी ट्यूब फीडिंग देने से पहले गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पिरेट करना होता है। और अगर गैस्ट्रिक कंटेंट मोर देन 100 ml से ज्यादा होता है, अगर 100 ml से ज्यादा गैस्ट्रिक कंटेंट है तो उसको फीडिंग होता है, उसको फीडिंग को डिले किया जाता है। और अगर 100 ml से कम होता है तो उसमें फीडिंग देते हैं।
अलाउ करते हैं, लेकिन पूछा जाता है कि जब भी आप गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पिरेट करना है तो ऐसा तो है नहीं कि आपने गैस्ट्रिक कंटेंट को निकाला और निकाल करके कचरे में डाल दिया, ऐसा कभी नहीं करना होता है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपने पर्सन को डिसइलेक्ट्रोलाइटेमिया कर दिया, उसमें हाइपोकैलेमिया मेनली देखने को मिलेगा। जब भी आपका गैस्ट्रिक कंटेंट लॉस होता है तो मेनली उसमें आपका पोटेशियम पाया जाता है, और जब पोटेशियम का लॉस होता है तो हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है। तो अगर आपने पर्सन में आपको जब भी गैस्ट्रिक एस्पिरेट करना होता है, गैस्ट्रिक एस्पिरेट करेंगे तो उसको डिस्कार्ड नहीं करना होता है, वापस से उसको रीइंसर्ट करते हैं। अगर गैस्ट्रिक कंटेंट 100 ml से ज्यादा आता है तो फीडिंग को डिले करते हैं, और जो नेक्स्ट फीडिंग देते हैं वो डिले करके देते हैं। तो ये आपका पूरी तरीके से आपने डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया है एनजी ट्यूब का एक बार लास्ट बार देख लीजिए आप अच्छी तरीके से, आपको इसको याद रखना होता है। एनजी ट्यूब और आपने सक्शन कैथेटर में जो आपने डिफरेंस किया था कि एनजी ट्यूब में आपकी कैप होती है, सक्शन कैथेटर में कैप नहीं होती है। एनजी ट्यूब का जो टिप होता है वो आपका क्लोज रहता है, जबकि सक्शन कैथेटर का जो टिप होता है ओपन होता है। लेकिन एनजी ट्यूब में साइड में टिप से थोड़ा सा नीचे में ऊपर ये पोर पाए जाते हैं, और इसकी मदद से आप वहां पर गैस्ट्रिक फीडिंग दे सकते हैं, गैस्ट्रिक लावाज कर सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से आपने टॉपिक को डील कर लिया है। तो इसी के साथ ये टॉपिक आराम से आपके समझने में आ गया होगा। आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि अगर इस टॉपिक में से कहीं से भी आप क्वेश्चन आएगा तो आप उसका इजी में आंसर देने में एबल होंगे और कोई भी आंसर गलत नहीं करेंगे। तो इसी के साथ आज ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है। अगर चैनल और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपनी मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हम अपनी मेहनत करके आपको आगे बढ़ाने का भरपूर प्रयास करेंगे। जितना हमसे होगा उससे हम ज्यादा करने की आपकी कोशिश करते हैं हमेशा। तो ये आपका डेमोन्स्ट्रेशन हो गया है आपका एनजी ट्यूब का। इसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नए टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कि द्वंद्व कहां तक टाला जाए, युद्ध कहां तक पाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। तो आपको भाला फेंकना है, और भाला फेंकना है अपने लक्ष्य तक, और आपका लक्ष्य है आपकी सरकारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब, और गवर्नमेंट जॉब के बाद में भी आपको रुकना नहीं है, नर्सिंग में एक बड़ा मुकाम हासिल करके दिखाना है। तो उसी के लिए आपको दिन रात स्टडी करनी है, मेहनत करते हैं, और मेहनत करते करते आपको बढ़ते जाना है। तो इसी के साथ अपन मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।